क्योंकि अब पायलट सिटिंग इन अ कॉकपिट इज गोइंग टू बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। जबकि आप देख रहे हैं कि अभी ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कह लीजिए, आप ड्रोन्स कह लीजिए, इनका अभी फ्यूचर है। सो पायलट सिटिंग इन एन एयरक्राफ्ट इज गोइंग टू बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। और शायद एक जैसे हम किसी डायनासोर के बारे में बात करते हैं, उस तरह से हम एटलीस्ट मिलिट्री पायलट्स के बारे में हम बात किया करेंगे। आप स्क्वाड्रन लीडर बनने के बाद ही ऑफिसर को सल्यूट करते हैं। मतलब आप समझेंगे कि जैसे फ्लाइंग ऑफिसर है, वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट को परेड ग्राउंड के अलावा बाहर सल्यूट नहीं करता। ये हमारा एक ट्रेडिशन है। कि हमारे में क्या होता है कि व्हेन यू आर फ्लाइंग इन द एयर, आपको जैसे फिक्स्ड विंग होता है दैट फ्लाइज फ्रॉम वन एयरपोर्ट टू अनदर, एक एयरफील्ड से दूसरे एयरफील्ड तक जाता है। वो यहाँ एक रनवे मिल गया तो उनको रनवे के बिना वो लैंड कहीं और नहीं कर सकते हैं। सो दे हैव टू हैव अ रनवे टू लैंड। बट व्हेन यू कम टू हेलीकॉप्टर्स, इट इज फ्रॉम वन फोर्स लैंडिंग फील्ड टू द नेक्स्ट फोर्स लैंडिंग। आप उड़ रहे हैं, नीचे आपको छोटी सी जगह मिली जहाँ पे कोई तार नहीं है, कोई पेड़ नहीं है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ मेरे पास कोई अगर इमरजेंसी हो गई तो मैं यहाँ उतर सकता हूँ। तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा गया होगा। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से चाहूंगा कि वो हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मोहित, मेरा नाम आइजैक रॉबिन्सन है। मैं चेन्नई से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी डिफेंस से रिटायर हुआ हूँ आफ्टर सर्विंग 10 years इन इंडियन एयरफोर्स। आई वाज इनटू हेलीकॉप्टर्स एंड फाइनली 10 साल बाद अभी रिटायर होके बैंगलोर में सेटल हुआ हूँ। माय वाइफ इज आल्सो सर्विंग इन इंडियन एयरफोर्स। सो यहाँ पर हम बैंगलोर में भी फिलहाल सेटल्ड हैं। ओके, कैन यू टेल अस अबाउट योर जर्नी, हाउ योर जर्नी स्टार्टेड इन इंडियन एयरफोर्स? ओके, अगर जर्नी की बात की जाए तो वी हैव टू गो बैक टू 1989 जब मैं पैदा हुआ था, क्योंकि माय फादर वाज आल्सो इन द इंडियन एयरफोर्स। तो मैं पैदा ही इस एयरफोर्स में ही हुआ हूँ। सो आई वाज बोर्न इन पठानकोट, फिर वहां से दिल्ली, देन ऑल माय लाइफ आई एम साउथ इंडियन बाय रीजन, बट मैं ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में ही रहा हूँ। मैं फिर उसके बाद जोधपुर हम लोग गए, जोधपुर में हम लोग बहुत रहे। सो आई हैव बीन ऑलवेज इन द इंडियन एयरफोर्स। सो मेरा हमेशा से ही एक मिलिट्री में आने का एक सपना था, आर्मी में जाने का सपना था। वो भी आगे मैं और बताऊंगा इसके बारे में। बट इवेंचुअली आई एंडेड अप इन एयरफोर्स एंड आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय 10 years of service and now I sit here. Okay, तो how has your role evolved from when you first started your journey in Indian Air Force to your current position? मैं इसका पैरेलल मैं आपको एक कॉलेज लाइफ की तरह देना चाहता हूँ कि जब आप एक कॉलेज में एंटर करते हैं, आप फ्रेशर होते हैं, तो पहले 6 महीने आपके कैसे चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। किसी तरह सीनियर से छुपते छुपते किसी तरह कैंटीन में जाते, मतलब समहाउ आपके वो निकल जाते हैं समय। और सपोजिटली बेस्ट टाइम्स भी होते हैं वहाँ पे कॉलेज के। जब आप नए होते हैं, एक इनहिबिशन होता है कि मैं यहाँ आ तो गया हूँ, बट मैं डू आई फिट हियर, क्या मैं यहाँ पे फिट होता हूँ? और वहां से इवॉल्व करते 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 एक ऐसे स्तर पर आते हैं जब आप कि नीचे मतलब आपके सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं जो जिनको आप कमांड और लीड कर रहे होते हैं। तो एक ऐसी पोजीशन में लाने का एक जिम्मेदारी होती है, स्पेशली इन फौज के पालेंस में और कॉलेज में भी आप देखेंगे सीनियर्स की जिम्मेदारी होती है कि हमारे कॉलेज का नाम ना खराब हो। तो इंश्योर करते हैं कि हमारे जो अगली जनरेशन आ रही है वो सही आए। तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट्स भी होती हैं, कुछ प्यार मोहब्बत भी होता है। सो इट्स अ वेरी लाइक अ नॉर्मल कॉमन लाइफ होता है। तो आप जैसे फ्लाइंग ऑफ से शुरू करते हैं आप इंडियन एयरफोर्स में, जब आप एक फ्लाइट कैडेट होते हैं, जब आप एकेडमी में होते हैं, तो आप एकेडमी में कुछ समय बिताते हैं, जब आप फ्लाइट कैडेट होते हैं, फिर आप फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं 2 साल, देन आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट को मैं एक कल्मिनेट करना चाहूंगा एक ही चीज में कि मोर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज करीब करीब सेम होती हैं। जब आप एक स्क्वाड्रन लीडर बनते हैं एंड बियॉन्ड, तब जाके आपके ऊपर रियली बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाती हैं, जहां पर आप रिस्पॉन्सिबल फॉर मच लार्जर पीपल एंड मच लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। Okay, so can you walk us through the training process for becoming a flying officer? Oh, training process is fantastic. Training process starts from the day you give your exam, जो कि आपका CDS भी हो सकता है, जो कि आपका AFCAT भी हो सकता है। So आप एग्जाम देते हैं, रिजल्ट की वेटिंग करते हैं, रिजल्ट आता है, फिर आप SSB जाते हैं। SSB अपने में ही एक दुनिया है। जब आप जाके वो आई थिंक वो फर्स्ट स्टेप इनटू मैनहुड कह सकते हैं फॉर पीपल हु कम इनटू फोर्सेस, जहाँ पे कि एक SSB आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस देती है जो कि आज तक मतलब उस दिन तक शायद थोड़ा सा लोगों में कमी रहती है कि भाई एक क्वेश्चन भी होता है वहां पर कि डू यू हैव इट इन यू,
तो वहां जाके जब एक बार आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको लगता है कि सही में शायद आई हैव इट इन मी तो दैट इज लाइक अ थिंग। देन वी रीच एकेडमी, आपको लगता है कि अब तो मैं एकेडमी आ गया हूँ, अब तो बस अब मेरे को एक जहाज दे दिया जाएगा और मैं अब कल से फ्लाइंग करना स्टार्ट कर दूंगा। बट हाउएवर वो उतना ही सच है जितना कि आप समझते हैं। कि फिर आपकी पहले 6 महीने तो सिर्फ जनरल सर्विस नॉलेज के बारे में पढ़ाया जाता है आपको कि फौज क्या है, वो कैसे उठना है, आपको कैसे बैठना है, वो कैसे लोगों से बातचीत करनी है, इन चीजों में ट्रेनिंग किया जाता है। और उसके बाद फिर ये ट्रेनिंग सबकी साथ में होती है, जो कि 3 जो हमारे आम से, जैसे कि फ्लाइंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। पहले 6 महीने सब लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं, फौज क्या है वो समझते हैं। फिर उसके बाद अपनी अपनी ब्रांचेस के लिए सब लोग ट्राइफरकेट बाइफरकेट हो जाते हैं। जो कि फ्लाइंग वाले फ्लाइंग की तरफ चले जाते हैं, जो टेक्निकल वाले होते हैं वो बैंगलोर चले जाते हैं जहाँ पे उनका अपना एकेडमी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो एयरफोर्स एकेडमी में ही रहते हैं और वहां पर अपने 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करते हैं। सो फ्लाइंग एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस training is for 6 months initially for everyone, and then eventually everyone gets trifurcated into various academies. ओके, तो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि कितने टाइप्स के एयरक्राफ्ट होते हैं और आपका कौन सा फेवरेट है? अच्छा, मतलब मैं आई एम अ प्योर हेलीकॉप्टर गाई, मैंने कोई फिक्स विंग नहीं उड़ाया है। सो इनिशियल ट्रेनिंग वाज इन चेतक्स, और उसके बाद देन आई वेंट टू मी-8s, देन इवेंचुअली टू मी-17 V5s। और इन सब में अगर मेरा फेवरेट एयरक्राफ्ट पूछ रहे हैं तो आई थिंक चेतक वाज माय फेवरेट एयरक्राफ्ट टू फ्लाई, क्योंकि इट्स वो एक मेरे को F1, मैं आई एम F1 फैन, मैं F1 बहुत देखता हूँ। तो जब भी मैं उस जहाज के बारे में सोचता हूँ तो मुझे F1 ही आता था, क्योंकि द रिस्पॉन्सेज आर सो क्विक इन दैट एयरक्राफ्ट। आप जो आप चाहते हो उस जहाज का तो आप कर सकते हैं। ओके, तो कोई मेमोरेबल मिशन या कोई ऑपरेशन जिसका आप हिस्सा रहे हो और जब भी आज आप उसको याद करते हो तो क्या आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती हो? कोई मिशन या कोई ऐसा ऑपरेशन? वैसे तो एवरी मिशन इज वेरी मेमोरेबल। मैं बिफोर आई टेल दिस इंस्टेंस आई हैव टू टेल दैट एवरी एविएटर, जो मिलिट्री एविएटर स्पेशली जब जाता है तो उसको एक लास्ट सैल्यूट दिया जाता है बिफोर वी रोल ऑन टू टैक्सी। स्टार्टअप करने के बाद हम टैक्सी करने से पहले जो हमारे मार्शलर होते हैं वो हमको एक फाइनल सैल्यूट करते हैं, जो कि एक तरह का एक प्रतिबिंब है कि शायद इसके बाद हम आपको कभी ना मिले। लास्ट सैल्यूट बोलते हैं उसको, कि शायद इसके बाद हम आपको कभी नहीं मिलेंगे, शायद आपकी इसमें मतलब आप हताहत भी हो सकते हैं इस चीज में। वो तो एवरी मिशन दैट यू गो इज स्पेशल इन दैट रिगार्ड के यू नेवर नो यूल कम बैक और नॉट। सो कोई ऐसा कहना कि ये मिशन बहुत स्पेशल था या फिर, बट कुछ होते हैं हाई स्टेक मिशन होते हैं जब आप मल्टी स्टेट मिशन वगैरह करते हैं और मल्टीपल एयरक्राफ्ट करते हैं तो उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है। बट जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है एक्सिलरेटिंग जो मैंने फ्लाई किया है वो क्लोज फॉर्मेशन सॉर्टीज जो हम करते थे, जहाँ पे आपको एक जनरली जहाज आपको 700 मीटर से 1 किलोमीटर दूर रखना पड़ता है सेफ्टी के लिए अपने, बट यहाँ पर आप एकदम रोटर टू रोटर चल रहे होते हैं। सो वो सब बहुत नया होता है, कितनी बार भी आप कर लीजिए वो नया रहता है। तो आई फील दोज मिशंस, जो फ्लड रिलीफ मिशंस होते हैं, जो आप एयर मेंटेनेंस जो आर्मी के साथ काम करते हैं उसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि जो एक आर्मी का जो एक काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी होती है दैट इज अनमैचेबल। तो आर्मी के लिए काम करने में एज एन एयरफोर्स पर्सनल इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फीलिंग। सो एवरी आर्मी, आई वुड से एवरी आर्मी मिशन दैट आई हैव डन इज एज स्पेशल टू मी एज एनीथिंग। ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव आपको क्या लगता है कि फ्यूचर ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करें तो व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स? Of the Indian Air Force, I think Indian Air Force is going as strong as it can. इससे strong Indian Air Force के equipment wise आप देख लीजिए, personal wise आप देख लीजिए, the trajectory that we are going on is very very strong. हम लोग जो equipment हम लोग अभी procure भी कर रहे हैं, this is of much better quality and standard that earlier was coming to us. So we have turned our heads towards the west, and I feel that's a great thing to do. And so future is only going to be bright. And aviation wise हम देखें तो as told by the people that the last aviator is I think born already. क्योंकि अब पायलट सिटिंग इन कॉकपिट इज गोइंग टू बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। जबकि आप देख रहे हैं कि अभी ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कह लीजिए, आप ड्रोन्स कह लीजिए, इनका अभी फ्यूचर है।
सो पायलट सिटिंग इन एन एयरक्राफ्ट इज गोइंग टू बी अ थिंग ऑफ द पास्ट, और शायद एक जैसे हम किसी डायनासोर के बारे में बात करते हैं उस तरह से हम एटलीस्ट मिलिट्री पायलट्स के बारे में हम बात किया करेंगे। तो जैसे कि रैंकिंग की थोड़ी बात करें कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो होता है वो फ्लाइंग ऑफिसर से इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग की बात करें तो ऊपर होता है। तो हाउ डज द रोल ऑफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फ्लाइंग ऑफिसर, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पेशलाइजेशन आर अवेलेबल? एज इन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं है फ्रॉम फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाइट लेफ्टिनेंट, इसलिए एक कोलोकियली एक ट्रेडिशन भी है हमारे यहाँ पर जहाँ पे कि आप स्क्वाड्रन लीडर बनने के बाद ही ऑफिसर को सल्यूट करते हैं। मतलब आप समझेंगे कि जैसे फ्लाइंग ऑफिसर है वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट को परेड ग्राउंड के अलावा बाहर सल्यूट नहीं करता, ये हमारा एक ट्रेडिशन है। वो यही दर्शाता है कि हम उस सीनियोरिटी तक, मतलब 6 साल की सर्विस तक वी आर ऑल इन अ वे वन। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मोस्टली सेम होती हैं, हमारा पे ग्रेड भी सिमिलर ही रहता है, और हमारी एक्सपीरियंसेस इन लाइफ भी बहुत ही सिमिलर रहते हैं, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो वहां तक लोगों की शादी भी नहीं हुई होती है। सो एवरीबडी इज इन अ वे इन अ बैचलर वे, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड फ्रॉलिक ड्यूरिंग द flying officer and the flight lieutenant days. But however, single हमारे में there are stripes जो हम पहनते हैं, सो सिंगल स्ट्राइप से डबल स्ट्राइप जाने में ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड हो जाती हैं, जहां पे आपकी देयर आर सर्टेन मिशंस दैट यू कैन स्पेशली गो वंस यू बिकम अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट दैट यू कैन नॉट गो एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। सो ऐसा होता है। ओके, थोड़ा सा चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट आर द सम ऑफ द यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय एयर फोर्स इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस एंड मिशंस? चैलेंजेस वाइज देखा जाए तो आई फील मिलिट्री एज अ होल इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ। अगर आप देखें तो चैलेंज के बिना तो ये चलेगा नहीं। एक मतलब दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी, बिकॉज एक बार आप इस आर्म्ड फोर्सेस में आ जाते हैं तो कुछ चैलेंज लगता नहीं है। एवरीथिंग फील्स के इट्स ये तो करना है, अब कैसे करना है उसके बारे में वी कैन सिट एंड ड्वेल अपॉन, बट चैलेंज ऐसा कुछ लगता नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेंटालिटी किस तरह से बनती है इस चीज के लिए, कि जैसे आप स्पेशली हेलीकॉप्टर फ्लाइंग से मैं आपको इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ कि हमारे में क्या होता है कि व्हेन यू आर फ्लाइंग इन द एयर, आपको जैसे फिक्स्ड विंग होता है दैट फ्लाइज फ्रॉम वन एयरपोर्ट टू अनदर, एक एयरफील्ड से दूसरे एयरफील्ड तक जाता है। वो यहाँ एक रनवे मिल गया तो उनको रनवे के बिना वो लैंड कहीं और नहीं कर सकते हैं, सो दे हैव टू हैव अ रनवे टू लैंड। बट व्हेन यू कम टू हेलीकॉप्टर्स इट इज फ्रॉम वन फोर्स लैंडिंग फील्ड टू द नेक्स्ट फोर्स लैंडिंग फील्ड। आप उड़ रहे हैं, नीचे आपको छोटी सी जगह मिली जहां पे कोई तार नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, अब आपको लग रहा है कि यहाँ मेरे पास कोई अगर इमरजेंसी हो गई तो मैं यहाँ उतर सकता हूँ। अब थोड़ा उसको आप क्रॉस करने लगे तो आप आगे गए, आपने देखा यहाँ पर एक मुझे पैच दिख रहा है तो मैं यहाँ उड़ सकता हूँ। सो आप एवरी मोमेंट दैट यू आर इन दैट एयरक्राफ्ट और एवरी मोमेंट दैट यू आर देयर, आप हमेशा ही एक इमरजेंसी लेके चल रहे हैं, आप एक कॉम्प्लिकेशन लेके चल रहे हैं। सो मेरे हिसाब से टू से कि सबसे बड़ी इशू क्या है, ऐसे तो देयर इज नथिंग। इक्विपमेंट्स अर्लियर वर एन इशू, जहाँ पे कि हम बाकी देशों से थोड़ा सा शायद अपने आप को पीछे समझते थे कि हम शायद बाकी देशों से थोड़ा कम है, लेकिन इन टुडेज डे एंड एज जो कि इतना चेंजेस आ गए हैं उस चीज में भी, आई डोंट थिंक देयर आर मच स्ट्रगल्स लेफ्ट फॉर अस टू फेस। ओके, तो इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। जो कन्फ्लिक्ट्स की बात की आपने, तो गिवन द एवर चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करता है, या अपनी टेक्नोलॉजीज को किस तरीके से उसने इवॉल्व किया है टू स्टे अहेड ऑफ इमर्जिंग थ्रेट्स? ये तो दिस इज तो अगेन अभी जिस तरह से एक इसको इंडिया के रूप में ना देखकर, क्योंकि आई विल नॉट बी एबल टू डाइवर्ज मच इन्फॉर्मेशन, एक ओवरऑल एक वर्ल्ड स्टेज पे देखें इसको, तो आज की डेट में जो पीपल हैव गॉन बियॉन्ड के अब हम एक दूसरे को चाकू मारेंगे, उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। वी हैव गॉन टुवर्ड्स स्पेशली इन एविएशन, वी हैव गॉन टू BVRs, जहाँ पे आपको दुश्मन दिखेगा भी नहीं, आपको कुछ आगे लगेगा और एंड यू विल बी नो मोर। जहाँ पे कि रेंजेस और स्टार्टिंग फ्रॉम 300 किलोमीटर से लेके आप इंटरकॉन्टिनेंटल चले जाएंगे तो फिर तो आप मतलब रेंजेस आर जस्ट गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। और अभी की डेट में आप देखें तो टाइम्स हैव कम फॉर हाइपरसोनिक व्हीकल्स, यहाँ पे 5000 किलोमीटर भी कोई रेंज नहीं रह गई है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट
dropping things from space. People are talking about direct energy, कि आपको कोई गोली है ही नहीं, बस एक एनर्जी, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी आपकी तरफ आएगी और आप तितर बितर हो जाएंगे. सो द वॉर फ्रंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, और एंड आई फील दैट द इंडियन एयरफोर्स इज वेरी वेरी केपेबल एंड इट इज शोइंग इट्स strength in the procurement that they are doing. That जो हमारे सोच सही तरफ ही जा रही है, जहाँ पे कि हमें अपने बॉर्डर्स को फ्रॉम द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एडवर्सरी, और अभी तो आई फील इवन द साउथ इज ऑल्सो कवरिंग अस. सो एवरी विच वे हम वी आर प्रूडेंट इनफ टू टेक केयर ऑफ दिस. Okay. How do you establish the boundaries between work and personal life? Okay. Work and personal life as in फौज में पर्सनल कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप काम करते हो उन्हीं लोगों के साथ आप रहते हो आके वापस. अनलाइक द कॉर्पोरेट पार्लेंस, जहाँ पे आपका वर्क एंड पर्सनल लाइफ आर टू डिफरेंट लाइव्स. आप जब ऑफिस से आप पंच आउट करते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं. तो वो फौज में ऐसा नहीं होता है. जैसे मान लीजिए आपके कोई दोस्त हैं, और स्पेशली एक फ्लाइंग यूनिट में जहाँ पे कि तादाद लेती है लोगों की, कम से कम 15 से 20 लोग 30 लोग रहते हैं. तो वहां पे आप उन लोगों से वर्क पे मिलते हैं, आप वापस घर आते हैं, उन्हीं वही आपके पड़ोसी, वही आपके यूनिट वाला बंदा ही होता है. सो आप आते हैं, चेंज करते हैं, शायद कपड़े बदल जाते हैं आपके, बट आप उसी मॉल में रहते हैं कि भाई आइए अब बैठ के अब शाम की चाय पर चर्चा, या फिर जो हम कर सकते हैं उस उम्र के हिसाब से, दोज थिंग्स वी ट्राई टू इंडल्ज इन, एंड इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी रिलेशनशिप दैट पीपल हैव इन फौज विद ईच अदर. इट्स फैंटास्टिक. ओके, तो आप काफी सारे मिशंस पे भी गए होंगे, तो कोई अपना एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सकते हो कि जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग और स्किल्स यूटिलाइज्ड हुए, not just for defense but also for providing assistance in times of emergencies or natural disasters. अगर नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो हमने बिहार फ्लड्स में हमने काम किया था. जनरली HADR इज वन ऑफ द थिंग्स दैट एनी हेलीकॉप्टर पायलट वांट्स टू डू, इज ईगर टू डू, क्योंकि उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है इट इज अनपैरेलल्ड, जहाँ पे कि यू आर एबल टू गिव होप टू पीपल हु हैव लॉस्ट होप. मैं अपने मिशन से ज्यादा मैं हमारे एक यूनिट के एक पर्सनल का आपको एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, जो कि ही वाज जूनियर टू मी, बट जो उन्होंने अगर मुझे सबसे सुनाई ये कहानी, तो आई वाज रियली मूव्ड बाय इट. कि एक लॉरी के ऊपर बंदे फंसे हुए थे 4, और वो लॉरी भी खिसकती हुई जा रही थी. इट वाज फ्लड्स चल रहे थे, राजस्थान की बात है ये. तो खिसकती हुई जा रही थी, तो जो बंदे उनको बचाने गए वो उनको बोल रहे थे कि आप चले जाइए, अब हम नहीं बच सकते हैं, आप हमें छोड़ के चले जाइए. बट स्टिल द क्रू स्टूड देयर. और क्या होता है कि जब जमीन, हमको ट्रेनिंग दी जाती है जब जमीन स्थिर होती है, जब वी लुक एट द लैंड इन अ वे हावर पेरिफेरल विजन में, बट नीचे जब पानी बहता है, when the land is moving, it becomes very difficult to do that maneuver. But it was credit to that individual जिन्होंने वो मिशन किया, उन बंदों को बचाया. और फिर जब when you meet those people, it feels surreal. यार मतलब really these people had lost hope that कुछ भी कर पाएंगे ये लोग, बच पाएंगे. But so जो hopeless को hope देना is one of the things that is I feel बहुत ऐसे कितनी चीजें हैं जहां पर I have seen people coming and falling on feet, जो कि I don't think anybody deserves, but they come and fall on feet कि आपने हमारे लिए ये किया. वो I believe that ये तो काम है. और आप मुझसे सीनियर से बात करेंगे जो मुझसे कई गुना ज्यादा घंटे उड़ चुके हैं हेलीकॉप्टर्स में और कई ज्यादा मिशंस कर चुके हैं, so they will tell you कि ये तो हमारा काम है, इसमें कुछ बड़प्पन तो इसमें नहीं. सो दैट इज हाउ आई फील दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ द जॉब. करना ही होता है तो करते हैं. ओके, तो जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है वो किस तरीके से इवॉल्व होता है, जैसे कि आपकी रैंक बढ़ती रहती है. फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्टेड फ्रॉम अ फ्लाइंग ऑफिसर टू अगर मुझे अपनी रैंक को इंक्रीज करना है, तो वो मेरी ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होगा, कैसे वो डिफरेंस करेगी इनिशियल ट्रेनिंग से, और वो क्या बताइए डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं उस ट्रेनिंग को. जैसे आप इनिशियल ट्रेनिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि जहाँ पे आपको फौज क्या है समझना होता है.
तो आपको जनरल सर्विस नॉलेज के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर आप जो काम करने आए हैं, कि आपको फ्लाइंग करने आए हैं तो आपको फ्लाइंग की ट्रेनिंग दी जाती है, आप मेंटेनेंस के लिए आए हैं तो आपको मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, आप एडम के लिए आए हैं तो आपको एडम की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके बाद आप फ्लाइंग ऑफिसर बन जाते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर बनने के बाद आप पहला कोर्स करते हैं करीब 4 साल के सर्विस के बाद। पहले आप 4 साल आप काम करते हैं अपना, उसके बाद 4 साल बाद आप कोर्स करते हैं जो कि आपको कैसे फौज में रहना है, उसके लॉज के बारे में पढ़ाया जाता है। जो एयर पावर में जो की चीजें होती हैं उनको पढ़ाया जाता है आपको, कि कैसे आप अपने सराउंडिंग को समझने में उसमें आप बेटर हो जाते हैं। फिर इसके बाद आप एक और कोर्स करते हैं जो कि आपको अगले रैंक के लिए चाहिए होता है, जो विंग कमांडर बनने के लिए चाहिए होता है। वो कोर्स जब आप करते हैं तो आपको इवन यही चीजें इन डेप्थ में पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि अब आपको कुछ ऐसी पावर्स मिल जाती हैं जहां पे आप किसी का और का फेट आप डिसाइड कर सकते हैं, कि आप किसी कोर्ट में बैठ सकते हैं। तो उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर उसके बाद जब आपको और अगली रैंक लेनी होती है, तो एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कीप्स ग्रोइंग, एज यू गेट हायर एंड हायर रैंक्स, तो उसके हिसाब से द ट्रेनिंग इज मोल्डेड। फिर एक स्तर आता है जहां पर आपको अब भारत का ही नहीं, आपको एक ओवरऑल जियोपॉलिटिकल व्यू आपके पास होना चाहिए, कि भाई यहाँ पर जो मैं एक डिसीजन लूंगा उससे इस देश में या उस देश में या इस फोर्स को कैसे फर्क पड़ सकता है, या उसके इस स्टेटमेंट से मुझे कैसे फर्क पड़ सकता है। तो इन चीजों के बारे में पढ़ने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए फिर हायर कमांड कोर्सेज होते हैं, एंड इट जस्ट कीप्स गोइंग अप। अब समझेंगे देयर आर स्कूल्स इन इंडिया हु डू दिस थिंग्स। एनडीसी है आपका, सेंट्रल ऑफ कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर है। ये सब चीजें हैं ऐसी जहां पर आपको बियॉन्ड द परव्यू ऑफ मिशंस एंड डेली जॉब आपको सिखाया जाता है। ओके, तो अगला सवाल मेरा ये है कि हाउ डू यू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब आप एक एयरक्राफ्ट को या हेलीकॉप्टर को जब आप टेक ऑफ कर रहे हो या लैंड कर रहे हो, तब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है। उस जिम्मेदारी को या बर्डन को किस तरीके से, मेंटल जो प्रेशर होता है उसे किस तरीके से आप कोप अप करते हो? ओके, देखिए मेंटल प्रेशर तो जब जैसे एक किसी भी एक एविएटर, मिलिट्री एविएटर की जिंदगी में आप देखेंगे तो दिनचर्या शुरू कैसे होती है, मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ। आप सुबह मान लीजिए ऑन एन एवरेज मान लीजिए एक 7:30 बजे, 6:30 बजे, 5, वट एवर बी द टाइम, आपकी एक मॉर्निंग ब्रीफिंग होती है जहां पे मोस्ट ऑफ द एविएटर्स जो ऑन प्लान है उस दिन आते हैं, उस बारे में चर्चा होती है कि आज वेदर कैसा रहेगा, बाकी चीजें होती हैं। और उसके बाद एक इमरजेंसी सेशन होता है हर दिन, कि आपको एक इमरजेंसी दी जाएगी कि आपका इंजन फेल हो गया है, आपका हाइड्रोलिक फेल हो गया है। तो तब आप अपना एक क्रू ढूंढ के अपना चुनते हैं, आप कैप्टन हो, जैसे कह लिया कि मोहित आप कैप्टन हो, तो आप आएंगे आगे और आप कहेंगे मेरा कोपायलट ये है, मेरे इंजीनियर ये हैं, मेरे गनर ये हैं, बुला के उस इमरजेंसी को आप कवर करते हैं। तो आप ऑन अ डेली बेसिस, और आपको कवर करना है मतलब आपको वो पता होना चाहिए, सो यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो आप ऑन अ डेली बेसिस इतनी इमरजेंसीज देखते हैं, इतनी इमरजेंसीज कवर करते हैं, कि जब असली इमरजेंसी होती है तो इट इज मोर लाइक एक रोबोट सा बन जाता है आदमी, कि अब ये हो गया है, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया पहले कि फोर्स लैंडिंग फिल्म देख के चलते हैं, ये रहा मुझे फील्ड दिख रहा है, अब ये हो गया है तो मुझे ये करना है, टर्न या इस तरफ टर्न करना है, उसकी तरफ टर्न करना है, हवा किस तरह से। तो ये सब चीजें एक सेट हो जाती हैं आपके, अब एक रोबोट सा बन जाता है इंसान जब इमरजेंसी होती है। तो मैंने एक इमरजेंसी फेस की है, बट वो भी एक स्पूरियस वार्निंग थी, वो असली वार्निंग नहीं थी। सो हाँ, कहते हैं ना कि हमारा Mi-17V5 है उसमें एसी है लगा हुआ है, बट फिर भी उस एसी में भी मैंने अपने ऊपर, आई वाज पर्सपायरिंग, मैं पसीना देख पा रहा था अपने ऊपर। तब मुझे लगा कि हाँ, अंडर स्ट्रेस जो कई डिसीजंस कई बार हम सुनते हैं कि यार ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था, in that moment it is very difficult to do, but for that training is sufficiently given for people to cater for. ओके, आप मूवीज देखते हो? मतलब आपको किस तरह की मूवीज पसंद आती है? मुझे मैं चिक फ्लिक्स के अलावा मैं कुछ भी देख सकता हूँ, मेरे में बहुत सहनशीलता है, बट चिक फ्लिक्स एक ऐसी चीज है जहाँ पे मतलब रोम कॉम जो कहते हैं वो मुझसे नहीं झेली जाती है। अदरवाइज आई एम गुड विद एनीथिंग, थोड़ा एक्शन रहे तो मुझे ज्यादा पसंद आती है। अभी रिसेंटली हमने जवान देखी। अच्छा, तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि जो मिशंस होते हैं इंडिया पाकिस्तान, तो आप जब देखते हो तो आपको कैसा फील होता है? मतलब आपको अपने आप, मतलब आप कनेक्शन फील करते हो कि आप खुद को उस इंसान की जगह रख के? अब देखिए, जो आप फिल्म्स में देखते हैं जिन्होंने वो मिशन किया होता है वो शायद मेरे पड़ोसी हों,
आप उस तरह से आप उस चीज को देखिए कि आपके लिए शायद वो ऐसा है कि अरे उरी में ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था, बट शायद जिन्होंने वो मिशन किया हो वो शायद मेरे जानकार ही हूँ। सो हमने ये जो आप मूवी आने से पहले ये कहानी हमको कम से कम 2 साल 3 साल पहले से पता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, अरे भाई इन सर ने ऐसा किया था, इन्होंने फिर ऐसा किया था, फिर ऐसा हुआ था। और शायद जो बंदे जो स्पेशल फोर्सेस गए हैं वो शायद उस दिन हमारे स्टेशन में ही रुके हों। सो ये सब चीजें मूवी में देखने में ऑब्वियसली अच्छी लगती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो कि बहुत ही एक तो मुझे मूवी इंडस्ट्री से कहना भी है कि जब भी हेलीकॉप्टर दिखता है मूवी में वो पक्का गिरता है, तो उस चीज पे थोड़ा काम किया जाए कि पूरी मैंने टॉप गन मूवी भी देखी, उसमें इतने फाइटर्स आए बहुत ही कम गिरे, बट एक हेलीकॉप्टर आया वो बेचारा गिर गया। सो दैट वे सो आई टोटली जो मिशंस होते हैं वो बहुत हद तक दिखाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किए जा रहे हैं। इट इज बीइंग शोन इन ग्रेट लाइट एंड आई थिंक उसमें जेन्युइनिटी भी बहुत हद तक है। यस ओके, तो अगर मैं बात करूँ वुमेन्स की, अगर बात करूँ थोड़ी, Indian Air Force has seen an increasing number of women joining its rank. So, can you share some insights ki how this has impacted the dynamics within the force and any unique challenges or achievement that have emerged? ये एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है क्योंकि माय वाइफ इज आल्सो अ सर्विंग ऑफिसर, शी इज अ वुमेन ऑफिसर एंड आई थिंक जो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग हमारे यूनिट में जब वाज पोस्टेड इन द ईस्ट, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर वाज गेटिंग पोस्टेड टू आवर यूनिट। उससे पहले कोई भी वुमेन ऑफिसर हमारे यूनिट में पोस्ट नहीं हुई थी। शी वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर। सो एक एयर होता है कि यार मतलब विमेन आर नॉट सूटेड फॉर द मिलिट्री, विमेन आर बहुत ही वीक होते हैं, वो कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। बट व्हेन यू वर्क विद देम यू अंडरस्टैंड दैट जो स्ट्रेंथ आपको लगता है आप में है उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रेंथ उन लोगों में है टू वर्क अंडर कंडीशंस दैट आर इनह्यूमन। हम लोग एक बार पीछे हो जाते हैं, क्या करेंगे वहां जाके, कैसे होगा ये सब कुछ। But I have never seen a women officer using these words because I feel that the women officer or the women of today have the extra burden on themselves to tell to the society, to the show to the society that हम किसी से कम नहीं है, हम शायद एक ज्यादा हैं। शायद बहुत टाइम से हमें कम बता के लोगों ने हमें कम कर दिया है, बट हम किसी से कम नहीं है। सो आई फील दैट द women and we see great examples. Dhami ma'am has picked up command, first women officer to pick up command. These things are fantastic for the forces and changes में थोड़ा दर्द दुख तो होता है। जैसे हमारे क्रू रूम में कुछ अच्छी हमने फोटोग्राफ्स लगा रखी थी ऑफ ग्रेट एंटरप्राइजिंग women, लेकिन जब विमेन ऑफिसर स्टार्टेड कमिंग टू आवर क्रू रूम एक बहुत ही एक सैंक्टिफाइड जगह होती है जहां पर इवन कमांडिंग ऑफिसर का भी आना इतना अलाउड नहीं होता है। वहां पर जो यूनिट के यंगस्टर होते हैं, जो जान होते हैं यूनिट के, दे पीपल फंक्शन देयर। तो हमने कहा नहीं, हम कुछ भी नहीं हटाएंगे, जो हमने फोटोज लगा रखी हैं हमारे क्रू रूम में वो कभी नहीं हटेंगी, चाहे कोई भी आ जाए। बट वी हैड टू चेंज आवर वेज, वी हैड टू मेंड आवर वेज। सो कुछ चेंजेस जरूर आए हैं, बट आई थिंक फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द फोर्सेस एंड टू द कम्युनिटी वी नीड वुमेन ऑफिसर्स इन द इंडियन एयरफोर्स। ओके, तो with the advancements in AI and automation की अगर बात करूं, then how do you see the role of human pilots evolving in the future of Indian Air Force? AI ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है, काम चल रहा है ऑलरेडी। एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर टॉक्स दैट द लास्ट पायलट द मिलिट्री एविएटर इज ऑलरेडी बॉर्न, जहाँ पे कि अब कुछ सालों में शायद ये होंगे भी नहीं जहाज में। सो विदाउट AI दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अभी तो वी आर स्टिल इन द स्टेजेस जहां पर डिजिटल हैज एनालॉग हैज नाउ कम टू डिजिटल। ग्लास कॉकपिट्स आर स्टिल अ न्यू थिंग इन द करंट सिनेरियो। सो AI completely taking over is going to take some time, but it is surely going to happen. Okay, तो ओवरऑल आपकी जर्नी की बात करें तो आपने थ्रू आउट द करियर आपने कौन कौन से लेसन्स सीखे हैं अपनी जर्नी से या अपने एक्सपीरियंसेस से? हर दिन एक नई लर्निंग होती है जब आप फौज में रहते हैं कि आप कभी भी ये ऐसे नहीं हो सकता कि मेरे को सब आता है या मुझे आता है वाली फीलिंग मुझे तो कम से कम कभी आई नहीं। बट स्टिल जब आप ट्रेनिंग में होते हैं तो आप कई चीजें, जब कोई सीनियर आपको बोलता है कि ये करो, तो लगता है कि ये शायद मैं कभी कर ही नहीं सकता हूँ। मतलब एक ऐसे आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम एक नाइट रूट मार्च के निकले हुए थे एकेडमी के टाइम पर,
सो हम रात भर चले, हम उसमें नेविगेटर होते हैं जो आपको राह दिखानी चाहिए, बट वो सब आपके साथ के ही बंदे होते हैं, तो आप जानते हैं कि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हम लॉस्ट हो गए, रात में हम लॉस्ट हो गए, और सुबह हम पहुंचे तो हमें बताया गया कि आप करीब करीब एक मैराथन की डिस्टेंस आप चले हैं। हमें जबकि ना समझ में, क्योंकि हम तो बस, अब एक सर्टेन समय आता है जब आपकी बॉडी गिव अप मार जाती है कि अब मैं नहीं चल सकता हूँ, अब मुझसे नहीं हो सकता है, एंड दैट इज व्हेन दैट ब्रेन टेक्स ओवर कि यार अब तो बस, अब दिमाग का काम है, अब पाँव का काम कुछ है नहीं, बस पाँव रखते जाना है, अब दिमाग से चलना है। तो सुबह आके हमें पता चला कि हम एक मैराथन डिस्टेंस चले हैं, तब हमको लगा कि यार हमने इतना कर दिया। पर जब वो कर रहे होते तो देयर आर मेनी थिंग्स जो आप करने के बाद कहते हो, अच्छा मैं यार ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। सो दीज आर थिंग्स, एंड सो आई फील यही सब चीजें हैं लर्निंग, जो कि सबसे बड़ा जो अपने ऊपर जो विश्वास होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ वाली जो फीलिंग होती है वो हर एक फौजी के अंदर में रहती है। क्योंकि एक आप सोच के देखिए कि कोई भी फौज में आ रहा है, कोई भी आदमी, इफ एनीबॉडी इज कमिंग इनटू द फोर्सेस, वो एक बार को तो ये समझ के आ रहा है कि शायद मैं यहाँ से वापस ना आऊं, शायद मैं तिरंगे में लिपटा हुआ ही आऊं। और अब किसी ऐसे बंदे से फिर तो वो एक अलग ये हो जाती है कि अब क्या ही मुझे रोक लेगा और मुझे क्या ही कुछ कर लेगा, देन एवरीथिंग बिकम्स वेरी सिंपल, और बहुत ही सब कुछ आसान सा लगने लगता है। यही मैंने सीखा है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप और मैं नहीं कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग, बस हमें चाहना है कि मुझे वो करना है। तो थोड़ा सा मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आपको एक चांस मिले टू मीट अ सेलिब्रिटी और उसको इनवाइट करने का मौका भी मिले कि अपने हेलीकॉप्टर पे बुलाने का, तो आप किसे बुलाना चाहोगे? ओके, मतलब कोई भी हो सकता है वो, इट कैन बी एनीवन? इट कैन बी मेल और फीमेल, आपकी मर्जी। राइट, मैं राधिका आप्टे से मिलना चाहता हूँ। आई रियली वांट टू मीट हर, क्योंकि आई लाइक द पर्सनालिटी शी इज एंड द प्रोफेशनल दैट शी इज। तो मैं चाहूंगा कि उनको मैंने स्कूटी चलाते हुए देखा है, चलते हुए देखा है, दौड़ते हुए देखा है, बट कभी हेलीकॉप्टर में नहीं देखा है, तो शायद मैं राधिका आप्टे जी को ले जाना चाहूंगा। ओके, तो अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा हम आते हैं कि की क्वालिटीज के बारे में, की एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो व्हाट आर द की एट्रीब्यूट्स यू बिलीव दैट एवरी एस्पायरिंग एयरफोर्स ऑफिसर should possess irrespective of their specific role or rank? आई फील एनी मिलिट्री पर्सनल में एक तो वो होता है, जो आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि when the going gets tough the tough get going, जहाँ पे सब लोग कह रहे होंगे यार अब मुश्किलें बढ़ गई हैं, अब नहीं करना चाहिए, अब शायद मुझे पीछे हट जाना चाहिए, जब सब एक कदम पीछे ले रहे हो, अगर आप में वो हिम्मत है, आप में वो जज्बा है कि आप एक कदम आगे लें, तो आप फौज में आइए। अगर आप भीड़ में रह के खुश हैं, आप भीड़ में रह के अरे भाई ये कोई नहीं करा तो मैं क्यों करूं, कोई नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊं, अगर आप उस तरह की सोच रखते हैं तो फौज में आने का आपको ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। सो बेसिकली एक लीडरशिप क्वालिटी जो बोलते हैं, जो OLQs बोलते हैं, जो SSB प्रिपेयर कर रहे होंगे वो जानते होंगे इन चीजों के बारे में, जो OLQs ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, या मिलिट्री पर्सनल लाइक क्वालिटीज भी आप कह सकते हैं इसको, वो यही है कि जब सब कहेंगे मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, पता नहीं कैसे होगा, तब एक वो कहेगा आदमी चलो करके देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं, इफ यू हैव टू समराइज योर जर्नी इन वन वर्ड, अगर आपको एक वर्ड में अपनी पूरी जर्नी को समराइज करना हो, तो वो वन वर्ड क्या होगा? आई थिंक ब्लेसेड। मैं बहुत ही अपने आप को बड़ों का, ऊपर वाले का मुझे बहुत आशीर्वाद है, मुझे लगता है कि जहां पर मैं पहुंच पाया, जहां पर मुझे कई लोग जो मेरे कंपटीशन में थे, मुझे अभी भी याद है, मुझे लगता था कि यार मैं इनसे बेटर कैसे हो पाऊंगा, शायद मैं इनसे बेटर नहीं हूँ, शायद मुझे नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, शायद मैं ये चीज के लिए कभी भी अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं यहाँ ये वाला मिशन मुझे शायद नहीं मिलेगा, किसी और को मिल जाएगा क्योंकि ये मुझसे बेटर है। पर मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स की वजह से देयर आर मेनी थिंग्स दैट, मुझे लगता है कि आज अगर मैं ये फोर्सेस में अपनी सर्विस कर पाया, सेलेक्ट हो पाया उस चीज के लिए, और आज एक रिटायर होके आई सिट हियर एंड व्हेन आई लुक बैक आई फील वेरी ब्लेसेड कि मेरे को ये सब एक्सपीरियंस करने का, किन चीजों को, कई टू टच थिंग्स दैट मैनी ड्रीम ऑफ टचिंग, एंड to interact with people who are great human beings whose intellect level is much higher than what I have. So I feel very blessed for this journey that I have gone through. Okay.
तो जैसे कि आप इस टाइम पे रिटायर्ड हो, तो इस टाइम पे आप कर क्या रहे हो बेसिकली? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? करंटली मुझे तो अगर मैं वही एक शब्द में कहूँ तो आई एम चिलिंग मैं चिल कर रहा हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन. अभी मैं और मेरे एक और वेटरन दोस्त हैं, वो नेवी के हैं. वी आर इनटू रियल एस्टेट. हम लोग रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड सेल्स हैंडल करते हैं फॉर रियल एस्टेट कंपनी. एंड सो यस, तो आई फील Okay. job aspect of it, I feel, is history for me. I would now want to do something more challenging, and let's see the way forward. ओके, तो जो कुछ भी आपने सीखा है, तो डू यू थिंक कि वो चीज अब आपके काम आ रही है रियल एस्टेट में? आपको लगता है कि वो चीज अभी भी आपके काम आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. मतलब देखिए, मतलब जो चीज सीखी इन द सेंस, वही अगेन जैसे ये सवाल आया था कि जब मैं रिटायर हो रहा था तब ये था कि अब क्या किया जाए, व्हाट शुड आई डू, जॉब किया जाए, क्योंकि दैट इज मोस्ट ऑफ द पीपल, एवरीवन एडवाइजेस आल्सो कि यार क्या आप ये वो करना चाह रहे हो, आप एक जॉब लीजिए, अच्छी खासी वेटरन्स को अच्छा खासा पे भी मिलता है, सो यू नो यू कैन बी रिन्यूमरेटेड वेरी, मतलब प्रॉपर रिन्यूमरेशन मिलेगा आपको, आप जॉब में ट्राई करिए. बट वो एक होता है ना कि अगर एक बार आपने जो यहाँ फौज का जॉब कर लिया, एक वो दैट एस्पेक्ट देख लिया, फिर जॉब में मतलब मेरे को पर्सनली इंटरेस्ट आया नहीं. और फिर मुझे लगा कि कुछ नया किया जाए कुछ, और ऐसा चाहे मैं बैंगलोर स्टार्टअप कैपिटल ऑफ एटलीस्ट इंडिया तो है, तो मुझे लगा चलिए कुछ इस तरह से दिया जाए. सो दैट इज व्हाई आई फील दैट जॉब एज इन डिड नॉट सूट मी. और ये सब मैंने फौज में से ही सीखा है, ये चीज कि जो सब कह रहे हैं मुश्किल है वो करो, सो सबको लग रहा है कि ये मुश्किल है तो मैं ये करना चाहता हूँ. इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके, तो बिफोर रैपिंग द पॉडकास्ट, आपकी कोई एडवाइस हमारे लिसनर्स के लिए, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको आप कुछ कहना चाहोगे? आई बिलीव आज की डेट में लोग बाहर बहुत देखते हैं कि सामने वाला मुझे कैसे देखता है, इसके ऊपर बहुत गौर रहता है लोगों का. इफ पीपल रियली वांट टू, दिस इज माय मंत्रा, दिस इज हाउ आई लिव माय लाइफ. आप अपने अंदर देखिए, अपनी कमियों को ठीक करिए. इससे होगा ये कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है मायने रखता है. अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट है कि यार ये क्या है, मैं कर दूंगा, शायद मैं इस बार फेल हो गया, शायद मुझे इस बार ये नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी काम का नहीं हूं या आई एम बैड. बस इतना सा मतलब है कि मुझे थोड़ा और काम करना है, शायद थोड़ी और मेहनत करनी है. बस आई फील बीइंग सेल्फ कॉन्फिडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग.